नमस्कार साथियों, गेहूं की फसल अधिकतर देश के अंदर 40 दिन, कहीं 50 दिन, कहीं 60, 70, 80 दिन की पहुंच चुकी है। कहीं पर गेहूं है वो दूसरी सिंचाई पर है, कहीं पर गेहूं है वो अपनी गबोट अवस्था के अंदर है, वहां पर बालियां निकलने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गेहूं की फसल 50 दिन से लेकर और 80 दिन के बीच में जब होती है, उस टाइम पर हमें अपने गेहूं फसल के अंदर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और गेहूं की जो बालियां जब निकले बाहर तो वो लंबी निकले, उसके अंदर से आगे चलकर बनने वाले दाने उनकी ज़्यादा संख्या हो, दाने चमकीले बोल्ड हो, और आगे चलकर उत्पादन है वो कम से कम 80 क्विंटल पर हेक्टेयर जरूर निकलना चाहिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और गेहूं फसल से आपको तगड़ा उत्पादन चाहिए तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले तो आपको कमेंट के माध्यम से एक चीज बतानी होगी कि अभी आपकी गेहूं की फसल है वो कितने दिन की हो चुकी है, और गेहूं की फसल अभी आपकी किस स्थिति के अंदर है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अभी अब की बार आपका गेहूं जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ये कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना ताकि हमें पता चल जाए, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए। यहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ ना भैया, इस खेत के अंदर हमने गेहूं की बुआई करते वक्त, गेहूं की पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई करते वक्त सभी चीजें आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था। सबसे पहले हमने जो सबसे अगेती गेहूं की 2 वेराइटियां लगाई थी ना, वो इसी खेत के अंदर लगाई थी। जहां पर अभी हम बैठे हैं ना, ये है गेहूं की DBW 303 वेराइटी। इसके अंदर आधे खेत में पीछे की तरफ है ना, गेहूं की दूसरी वेराइटी है, वो है भैया श्री राम कंपनी की 5SR05। अगर अभी तक ओवरऑल दोनों वेराइटियों के अंदर हम डिफरेंस देखें या इनके कैरेक्टर के अंदर कोई बदलाव देखें हम, क्योंकि अभी हमारी जो गेहूं है ना लगभग 62 दिन का हो चुका है और 2 सिंचाई इसके अंदर हो चुकी है। जो भी खाद वाद हमने देने थे इसके अंदर दे चुके, इससे आगे जो भी कुछ देंगे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या कुछ देने जा रहे हैं। तो अभी तक इनके कैरेक्टर के अंदर जो भी मैंने अमूलचूल परिवर्तन देखा है ना, सब कुछ एक समान देते हुए, सब खाद वाद सब पानी वानी देते हुए, तो भैया दोनों वेराइटी के अंदर हाइट का फर्क है। DBW 303 जो वेराइटी है ना, वो श्री राम के 5SR05 से दुगुनी है, हाइट ले चुकी है, दुगुनी हाइट हो चुकी है भैया इस वेराइटी की। तो सीधी सीधी बात है कि भैया DBW 303 वेराइटी है ना, ये हाइट के मामले में 5SR05 से आगे जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब इस हाइट के साथ हम क्या कुछ करेंगे वो बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास अभी बहुत से किसान भाइयों के ना, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जितने भी नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा ओस की वजह से, ज़्यादा धुंध की वजह से एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है भैया। गेहूं के अंदर लगातार खाद वाद सब कुछ डालने के बाद भी बहुत से खेतों के अंदर पीलापन है। बताऊंगा मैं आप लोगों को, आपके गेहूं अगर इस टाइम के ऊपर गबोट अवस्था में, बालियां निकलने की अवस्था में भी है ना, तो भी आप रुकिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सभी चीज़ें जो अभी इस टाइम के ऊपर करनी है। लेकिन पहले अपन उन किसान भाइयों को मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ जिनके गेहूँ अभी भी सब कुछ डालने के बावजूद भी पीले हैं। तो वो पीले क्यों? तो भैया देखिए, जो भी हमने खाद उर्वरक डाले हैं ना, पहले बात तो अब की बार यूरिया खाद जब उत्तर भारत के अंदर डालने का टाइम था ना, पहले सिंचाई के ऊपर, या फिर जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 20 दिन से और 40 दिन के बीच में थे, तो बहुत सी जगह पर यूरिया खाद वो मिला नहीं था। अगर आपको इस टाइम के ऊपर यूरिया खाद मिल रहा है और आपके गेहूं की फसल लगभग 50-55 दिन की अवस्था के अंदर है, तो भैया बगैर कोई सोचे समझे आप यूरिया डाल दीजिए। दूसरा, अगर आपको उस टाइम के ऊपर यूरिया भी मिल गया था और यूरिया के अंदर आपने जिंक भी डाला है, मैग्नीशियम भी डाला है, फेरस भी डाला है, सल्फर भी डाला है, ये सब चीज़ डाल भी दिया आपने, और फिर भी डालने के बावजूद आपके गेहूं वो पीले हैं, तो भैया उसके पीछे 2 कारण है। एक तो देखिए, इस टाइम के ऊपर जब सर्दी पड़ जाती है तो सर्दी के अंदर नीचे से दिया हुआ जो भी खाद उर्वरक होता है ना, उनको पौधे बहुत कम एपटेक करते हैं, उनके एपटेक करने की क्षमता है ना थोड़ी घट जाती है, वो धीरे धीरे काम करते हैं। दूसरा, अगर आपके खेत के अंदर pH 7 से ज़्यादा होगा, भैया हमारे देश के लगभग 95% किसान मिट्टी की जांच नहीं कराता है, हमें पता ही नहीं होता हमारे खेत की मिट्टी का pH कितना। अगर हमारे खेत की मिट्टी का pH 7 से ऊपर होगा और ऊपर से हम जो भी खाद डाल रहे हैं तो उनके अंदर से बहुत कम मात्रा ही हमारे फसल है वो ले पाएगी, बाकी जितना भी हम ऊपर से डाला है ना खाद वाद, वो सब यूं जमीन के ऊपर फिक्स हो जाएगा, पड़ा रह जाएगा। तो भैया ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान क्या है, किस तरह से हमें अपनी फसल को दोबारा से रिकवर करें, किस तरह से जो भी खाद वाद हमने डाले थे उनका रिजल्ट किस तरह से मिले, हमारी फसल के अंदर क्लोरोफिल किस तरह से बने, फसल के अंदर हरापन किस तरह से आए, पीलापन किस तरह से दूर हो। तो भैया इसका मैं भी आपको एक बहुत कम खर्चे का एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं, चाहे कितनी आपके खेत में पीलापन हो, कुछ भी समस्या हो, एक झटके में खत्म हो जाएगी एकदम। 4-5 दिन बाद आप जाकर खेत के अंदर देखोगे ना तो अलग ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम के ऊपर आपको 1 किलो यूरिया लेना है,
लगभग आधा किलो 33% वाली जिंक ले लेनी है, लगभग 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट ले लेनी है, लगभग आधा किलो मैग्नीज सल्फेट ले लेनी है। देखो मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट ये दोनों अलग अलग है। 1 किलो तो मैग्नीशियम सल्फेट और आधा किलो मैग्नीज सल्फेट और आधा किलो ही फेरस सल्फेट जो लोहा होता है ना, आयरन होता है ना, ये ले लेना है। इनको आपको लगभग 180 लीटर या 200 लीटर पानी के अंदर, देखो पानी की मात्रा पूरी रखनी है, लगभग 180 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी के अंदर घोल के और स्प्रे कर देना। अगर आप अपने खेत में 100 लीटर पानी यूज कर रहे हो, भैया मेरे तो खेतों के अंदर 200 लीटर पानी यूज नहीं होता, मैं तो 100 लीटर पानी यूज करूंगा, तो भाई इनकी मात्रा जो अभी मैंने आप लोगों से बताई आधा कर लेना, जस्ट आधा कर लेना, स्प्रे कर दीजिए भैया। अगर आप इस टाइम के ऊपर ये सब चीजें फोलियर स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को दोगे तो नीचे डालने की तुलना में वो ज्यादा काम करेगा, 100% काम करेगा। पौधे हैं ना उनको अच्छे से अटैक कर पाएगा और पौधों के अंदर इस टाइम के ऊपर चाहे जिंक की कमी हो, मैग्नीशियम की कमी हो, फेरस की कमी हो, चाहे सल्फर की कमी हो, इन सभी की कमियां है ना आपके इस एक स्प्रे मात्र से पूरी हो जाएगी। बहुत थोड़े खर्च का ये आपका फॉर्मूला है, पैट फॉर्मूला है, जबरदस्त फॉर्मूला है, इसको अपनाइए। यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी। अब बात आती है भैया मेरे गेहूं की फसल तो 50 दिन से पार हो चुकी है और मेरे गेहूं है ना भाई एकदम तगड़े गबरू और मजबूत है, बहुत तगड़े गेहूं है मेरे, तो ऊपर से ऐसा लग रहा है कि भाई बस पूछो मत, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है मेरे गेहूं के अंदर जो भी मैंने कुछ खाद वाद डाले। तो भैया विशेषकर ऐसी वेराइटियां जो ज़्यादा हाइट लेके जाते हो, जैसे कि WH 1270, DBW की 303 वैरायटी, DBW 187 वैरायटी, या फिर कोई भी ऐसी वैरायटी जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती हो, उन वैरायटियों की हाइट इस टाइम के ऊपर रोकना जरूरी है। अगर इस टाइम के ऊपर आप इसकी हाइट नहीं रोकोगे तो आगे चलकर आपका जो ये गेहूं अभी आप बड़े खुश हो रहे हो ना इसको देख के, ये आगे चलकर भैया उत्पादन के अंदर तब्दील नहीं होगी, गिर जाएगी, लॉजिंग प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। इसकी रोकथाम के लिए जब गेहूं आपका लगभग 50 से और 55 दिन की अवस्था के अंदर हो, पहला नोड इसके अंदर बन रहा हो, पहली गांठ इसके अंदर बन रही हो, उस टाइम के ऊपर इसमें आपको एक पीजीआर का स्प्रे करना होगा। पीजीआर कौन सा लेना है? लेहोसिन आता है ना, वो 2% मात्रा। 2% कितना? 1 लीटर पानी अगर आप यूज करने जा रहे हो तो 2 ml। 100 लीटर पानी अगर 1 एकड़ जमीन में आप यूज करने जा रहे हो स्प्रे के अंदर तो आपको 200 ml लेना। अगर 200 लीटर पानी आपके खेत के अंदर यूज हो रहा है ना, चाहे 1 एकड़ जमीन हो, 1.5 एकड़ जमीन हो, तो आपको 400 ml। कुल मिला के बात यह कि 1 लीटर पानी और 2 ml आपको लिहोसिन लेके अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। अगर आपके खेत के अंदर लगातार नमी बनी रहती, बहुत ज़्यादा भारी मिट्टी है आपके खेतों की, पानी भरने के बाद लंबे टाइम तक सूखती नहीं, तो इसके अंदर आप 1% वाला टैबुकोनाजोल भी मिला सकते हो भैया, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। टैबुकोनाजोल 1% मीन्स 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml, 2 ml लिहोसिन, 1 ml टैबुकोनाजोल, फोलिक्योर के नाम से आता है, और कोई भी आप ले सकते हो, वो आप मिला के अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। ये काम तो आपको उन खेतों के अंदर करना है जिन खेतों के अंदर आपने ऐसी वैरायटी लगा रखी कि जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती हो, आपको ये खतरा हो कि आगे चलकर वो गिर ना जाए। अगर गिर गई ना आपको गेहूं तो भैया ये बढ़ाना है ना, ये सब पीछे रह जाएगा। उत्पादन शायद आपसे कहीं ज़्यादा आपके पड़ोसी के निकलेगा जिसका गेहूं इस टाइम के ऊपर हल्का है। गेहूं लास्ट टाइम तक खड़ा अगर पकेगा ना, उस गेहूं का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। गेहूं गिर गया, पड़ गया तो भैया उत्पादन आप सोचिएगा मत, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको उत्पादन 30-40% तक डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइम के ऊपर आपको उन वेराइटियों के अंदर विशेषकर ये स्प्रे करनी है। ये स्प्रे आपको उन खेतों के अंदर नहीं करनी है जिन खेतों के अंदर आप दूर से देखो, खेत नीचे से ही उनकी ज़मीन दिखाई दे रही हो 50-55 दिन के ऊपर, जिन खेतों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो, जिन खेतों के अंदर मिट्टी हल्की हो, अभी उसकी ग्रोथ है ना कम दिखाई दे रही हो, पीला गेहूँ हो, उनके अंदर ये स्प्रे मत कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं। उनमें आपको वो स्प्रे करना है यूरिया के साथ जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज और फेरस वाली वो स्प्रे करने हैं आपको, है ना। यहाँ तक तो हो गया क्लियर कि हमें भैया 55-60 दिन तक क्या कुछ करना है। अब बात आती है गेहूं के उन खेतों की जो गेहूं अभी इस टाइम के ऊपर गबोट अवस्था के अंदर पहुंच चुके हैं, मतलब उनके अंदर फ्लैग लीफ निकलने वाली या उनके अंदर से बालियां बाहर आने वाली, उनके अंदर हमें क्या करना है, ये बहुत ज्यादा नोट करने वाली बात है। विशेषकर अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो अगेते गेहूं लगते हैं उनके अंदर भी बालियां निकलने वाली, या फिर ऐसे गेहूं जो लगभग 70-75 दिन या 80 दिन के लगभग पहुंच रहे हैं उनके अंदर बालियां निकलने वाली, उनके अंदर हमें क्या करना है भैया। मैं अब की बार आपको एक ऐसा जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, इनमें थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा, बाकी जबरदस्त इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने पिछले साल अपने एक खेत के अंदर किया था। देखो इसमें आपको इस टाइम को ऊपर या तो तीसरी सिंचाई पे, या फिर आपके गेहूं जब 65-70-75 दिन के हो रहे हो ना, और फ्लैग लीफ है ना वो निकलने वाली हो, और बालियां है ना वो गबोट अवस्था के अंदर हो, बालियां हो वो गाभावस्था के अंदर हो, उस टाइम के ऊपर आपको एक खाद डालना है। खाद कौन सा लेना है? 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट ले लेना भैया।
कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप 10 से 15 या 20 किलो यूरिया और मिला लो भाई। अब कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रेट रूप के अंदर नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और कैल्शियम भी मिल जाएगा। कैल्शियम से क्या होगा, पौधा है ना वो एकदम नीचे से उसकी स्टैम्प मजबूत होगी, वो आगे चलकर गिरेगा भी नहीं। और नाइट्रोजन की अगर किसी भी तरह की आपके खेत के अंदर कमी होगी इस टाइम पर, चूंकि आगे चलकर हो सकता है जो किसान भाई एक सिंचाई के अंदर एक बार ही खाद डालते हैं ना यूरिया की, तो इस टाइम के ऊपर आते आते उसके अंदर खेत में हमारे में नाइट्रोजन कमी हो जाती है, तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति भी इस टाइम पर हो जाएगी। तो नीचे से तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ थोड़ा यूरिया मिला के डाल देना, जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऊपर से इसी में अभी आपको बालियां निकलने से पहले, जब हमारी बालियां हैं वो गबोट अवस्था में हो, गाभावस्था में हो, आपको एक स्प्रे कर देनी है। थोड़ा सा खर्चे आपका लगभग 200-250 रुपये का पर एकड़ का। इसमें आपको NPK 05234 ले लेना भैया। 05234 के अंदर भैया नाइट्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन नीचे से हमने दे दिया कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया के रूप में, ऊपर से हमने 52% फॉस्फोरस, जो अभी इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा जरूरी था हमारी फसल को, 52% के रूप में हमने फोलियर के रूप में दे दिया है, ठीक है। 34% इस टाइम के ऊपर बहुत ही जरूरी, निहायत ही जरूरी, जो पोटास की आवश्यकता होती है ना फसल को, ताकि आगे चलकर इसके अंदर से निकलने वाली बालियां उसकी लंबाई ज़्यादा हो, बालियों के अंदर दानों का भराव ऊपर तक हो, बालियों के अंदर जो दाने बने वो बोल्ड और चमकीले हों, और साथ ही किसी भी तरह का जो स्ट्रेस होता है, जो मौसम के अंदर पर्यावरणीय तनाव होता है, क्लाइमेटिक स्ट्रेस से हमारी फसल को बचाए। ज़्यादा सर्दियों से हमारी फसल को बचाएगी। आगे चलकर अगर टाइम से पहले गर्मी पड़ने लग जाए या फिर गर्म हवाएं चलने लग जाए या हमारी सिंचाई है वो टाइम के ऊपर हम ना कर पाएँ, तो उस समस्या से भी ये 34% जो पोटास आप ऊपर से देने जा रहे हो ना कहीं उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये काम आप अभी अपने गेहूं फसल में 50 दिन से लेकर 80 दिन के बीच में कर लीजिए। मैं गारंटी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ये वीडियो आपके गेहूं फसल के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।